यहाँ पे सिर्फ इतना लिख लो, मालघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। सिर्फ हमारे लिए टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है कि मालघाट टाइगर रिजर्व इज इन महाराष्ट्र। कितने टाइगर रिजर्व पढ़े थे हमने? हाँ 54 थे आई थिंक, 54 हो गया, 54 थे। ठीक है, और प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी पड़ी थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। ठीक है, मिनिस्टर कौन थे? क्या हैं? भूपेंद्र यादव। करो वही, इनको याद करो। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लिखी हुई है आपने पहले, कितनी बार लिखोगे? ये चीजें लिखी हुई हैं, बार बार लिखने से याद नहीं होंगी, बार बार रिवाइज करने से याद होंगी। और प्रोजेक्ट और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा पड़ा था? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? नल्लामला फॉरेस्ट किसका पार्ट है? आंध्र प्रदेश में है बेसिकली। मेन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है एक तरह से। मैक्सिमम पोर्शन इसका आंध्र प्रदेश में है। इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये हमने मैंने लिखवाया हुआ है, इसलिए दोबारा नहीं लिखवा रहा। ठीक है, और नल्लामला फॉरेस्ट में है वो। नल्लामला हिल रेंज है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और ईस्टर्न घाट का पार्ट है नल्लामला हिल्स, और नल्लामला हिल्स में नल्लामला फॉरेस्ट है, वहां पे है ये। ठीक है, पढ़ लिया ईस्टर्न घाट? पढ़े नहीं है अभी ज्योग्राफी में? नेक्स्ट न्यूज है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। ये हमने किया था क्या? उत्तराखंड में लगा है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी लिखे हुए हैं। ये हमने पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51। इसमें आर्टिकल 44 में मेंशन है दैट इंडिया शुड हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है द मैटर रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड मैटर्स में सभी कम्युनिटीज को इक्वल राइट होने चाहिए। अभी इंडिया में जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं अलग अलग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, उनके मैरिज या मैरिटल राइट्स अलग अलग हैं। ठीक है, उनके डिवोर्स के राइट अलग अलग हैं, उनके प्रॉपर्टी एडॉप्शन के राइट अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे हिंदूज में तो अभी एक्ट आया था प्रॉपर्टी एडॉप्शन में, अब डॉटर का भी इक्वल जो है पार्ट होता है, इक्वल से होता है। ठीक है, बाकी में नहीं है ऐसा अभी। ठीक है, तो बेसिकली मैरिज से रिलेटेड, चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड, अगर आप किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो तो, ठीक है, डाइवोर्स से रिलेटेड और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो लॉज है, उनमें रिलीजियस कम्युनिटीज में अलग अलग लॉज है। अभी क्रिमिनल लॉज सेम है, मतलब अगर कोई भी क्राइम करता है, वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, उनके लिए लॉ सेम है, लेकिन सिविल लॉ अलग अलग है। तो इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए
ये डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। इनिशियली इसलिए नहीं डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि उस वक्त इंडिया को पहले ही इंडिया की यूनिटी को खतरा था। मतलब इंडिया को फोर्सफुली यूनाइट किया गया था, हमने पढ़ा था, ठीक है। मोर देन 560 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इकट्ठा करके बनाया गया था। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के पर्सन्स रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा करते तो हो सकता था वो इंडिया के साथ यूनाइट ना होते, इसीलिए इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया था कि आगे आने वाले टाइम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो वायलेट हो जाता है अगर दो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज को अलग अलग राइट्स है मैरिज को लेके, कि एक कम्युनिटी का पर्सन तो में तो पॉलीगैमी अलाउड है, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिज, और दूसरे में क्राइम है, तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में एक कम्युनिटी में तो डॉटर को इक्वल राइट दिया गया है और एक कम्युनिटी में डॉटर के पास राइट ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का। तो ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है जो सबसे फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। इंडिया में गोवा के अंदर कभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा जो एरिया वाइज इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है, वहां पे कभी से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि गोवा को इंडिपेंडेंट किया गया था ऑपरेशन विजय से 1961 में। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया था, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो गोवा में मिलिट्री भेजी गई थी और वहां से पोर्तुगीज को फोर्सफुली एग्जिट किया गया था, ठीक है। तो वहां पे जहां पे पोर्तुगीज रूल था वहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में। अभी न्यूज ये है कि उत्तराखंड मतलब पहला ऐसा स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया है। उत्तराखंड जो 2000 में यूपी से अलग हटके एक स्टेट बना था, ठीक है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया है उत्तराखंड के अंदर। तो अभी इंडिया के 2 स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। कौन कौन से? गोवा और उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2024 में ही आया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, अभी विंटर सीजन में हो सकता है, ठीक है, विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट। कितने सेशन पड़े थे पार्लियामेंट के? 3। बजट सबसे पहले आता है स्टार्टिंग में, ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, फिर मॉनसून आता है और फिर विंटर आता है, ठीक है। सेशन का मतलब होता है वो नंबर ऑफ डेज जब पार्लियामेंट्रियन यानी जो एमपी हैं वो पार्लियामेंट में सेशन अटेंड करेंगे और अलग अलग बिल पे डिस्कशन करेंगे। तो जब भी वो एक बार मिलते हैं तो उसको एक सेशन बोलते हैं। वो 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कितना भी हो सकता है। वो पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरीट है, वो डिसाइड कर लेते हैं पहले से कि कितने बिल इंट्रोड्यूस होने हैं, क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग सेशन कितना लंबा चलेगा, ठीक है। लेकिन 3 बार वो मिलते हैं। 3 बार मिलने का रीजन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है 2 सेशंस के बीच में। ये हमने पढ़ा था बुक में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट के मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए 3 सेशन बनाए गए। 3 सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए। कहीं मतलब कोई टर्म ये आ जाए कि हाउ मेनी सेशंस आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट पार्लियामेंट हैज टू मीट दीज पर्टिकुलर सेशंस, तो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच में 6 महीने का होना चाहिए, ठीक है। तो उसको देखते हुए 3 सेशन रखे गए हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो हो सकता है अब की बार विंटर सेशन में गवर्नमेंट ये बिल इंट्रोड्यूस करे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉ बनाने के लिए। गवर्नमेंट तो पहले बिल इंट्रोड्यूस करेगी, फिर वो दोनों हाउसेज से पास होगा, ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट का साइन होगा तो वो एक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर कुछ स्पेसिफिक बिल ऐसे होंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो दोनों हाउसेज से सेपरेटली पास करने होते हैं। नहीं तो
ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके काम करेंगे। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 108 ज्वाइंट सेशन लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 108 में। कहां से लिया था ज्वाइंट सेशन का आइडिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ठीक है, स्टैंड हटा लो, आप भी पीछे भी, और क्लास में रहो, क्लास में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ज्वाइंट सेशन का आइडिया लिया था। और एक और भी लिस्ट ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया से, एक लिस्ट भी ली थी, कॉन्करेंट लिस्ट, जो आर्टिकल 246 है। कितनी बार पढ़ लिया हम लोगों ने, आप लोगों को याद ही नहीं रहता। आर्टिकल 246 जहां पे फेडरलिज्म एक्चुअल में पता लगता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जहां पे पावर का डिवीजन है, लॉ मेकिंग पावर का, वहां 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से ली थी। मानवी बताएगी कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है। हर्षिता जाओ, आप लेने आए होंगे। सही नहीं बताना आ रहा। प्रिवेल, दोनों के पास लॉ मेकिंग पावर है, ये बोलो लॉ मेकिंग पावर। कौन सी पावर? लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, बैठ जाओ। और कल से आप दोनों सीट एक्सचेंज करें ना, आप वहां बैठोगे और वो यहाँ बैठेगी परमानेंट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट कर दिया है, वो एक्ट बन गया है। अभी पार्लियामेंट में इस बार बिल हो सकता है आए विंटर सेशन में इसको एक्ट बनाने के लिए। क्लियर? लिख लिया जो लिखना था इसमें से? नेक्स्ट न्यूज है, इसमें लिख लेना, फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री, यहां पे लिखना फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री लिख लेना, फ्रांस बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट। फर्स्ट कंट्री वैसे था नेपाल, जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया था। यूपीआई हमने पढ़ा था, बताओ कीर्ति खड़े होके यूपीआई की हिस्ट्री बताओ। तेजस बताओ। हाँ, यूपीआई के बारे में बताओ, मतलब हिस्ट्री का मतलब यही होता है। फैक्ट बताओ, फैक्ट जो लिखवाए थे वो फैक्ट बताओ। नेशनल बैंक एसोसिएशन और एक और कंपनी जिन्होंने मिलकर यूपीआई बनाया है, इंडिया में फर्स्ट वोट है ऑनलाइन पेमेंट है इंटरफेस। हाँ बताओ, कदा अपने से तो उम्मीद ही मत करो, बताओगे? तो खड़े तो हो जाओ, बताओ कमल। भव्या बताओ। लिखवाया नहीं था मैंने यूपीआई।
वो मना कर रहे हैं, आप हाँ भर रहे हो। जैसे बताया था हाँ बताया हुआ करंट अफेयर में मैंने। पढ़ लो, रोज रोज खड़े खड़े हुए थे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? पढ़ते क्यों नहीं? हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। यूपीआई बताया होगा मैंने, एनपीसीआई ने बनाया, 2016 में बनाया था, ऐसा हो नहीं सकता। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 बताया है। प्राची को अलग से कैसे बता दिया मैंने? तो वीडियो देखना चाहिए था। नहीं, सारी आती है। हाँ तो बतानी चाहिए था, नहीं आ रही। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सारी आ रही हैं। बैठो। एनपीसीआई बना था 2016 में। इसको बनाने वाली कंपनी थी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनी थी 2008 में, 2008। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 2008 नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। रवि समझते हो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? क्या होती है? वेरी गुड। हाँ कमल, क्या होती है स्टैट्यूटरी बॉडी? जो लॉ के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट के। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2008 में बनी थी। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 पार्लियामेंट ने पास किया था, जिससे एनपीसीआई बनी थी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई दो ने मिलकर बनाई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने आप लोगों को बोला था क्लैट वाली जीके भी सेम ही कॉपी में लिखना, तो इसका मतलब आप लोग लिख ही नहीं रहे हो, घर पे जाके आप लोग सिर्फ उसको वहीं लिख ले जाते हो। नहीं, जब मैंने लिखवाया होगा वहां पे तो लिखवाया होगा, शायद अभी हमने कुछ दिन पहले ही किया था। क्यूआर कोड को एक्सेप्ट करने वाली पहली कंट्री भूटान बनी थी, तो वहां मैंने बताया होगा। हाँ, ये मत बताओ कौन से क्लैट में, ये बताओ डाटा क्या लिखवाया था, वो याद करो। नहीं लिखवाया था वहां ये डाटा। हाँ तो फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंक्स का एक समूह है, इट्स अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स। ठीक है, मतलब कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी बैंक्स ने मिलके, नॉट ऑल, मतलब मेन जो बैंक है उन्होंने मिलके बना रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ बैंक इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, नॉट फॉर प्रॉफिट, इट्स ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है N4P, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका काम है इंडिया में डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना या उसको इजी बनाना। जो बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है बैंकों में, उसके लिए डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूपीआई है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये डिजिटल बैंकिंग या फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, जो जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं। और एनपीसीआई ही मैंने बताया था कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में,
बैंक एटीएम, उन सबको कनेक्ट करता है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है आपके पास, आप एक्सिस से पैसा निकाल रहे हो, तो वो एनपीसीआई कनेक्ट करता है उन सभी बैंक्स को एक दूसरे से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी पहला कंट्री बना था यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला नेपाल। अभी तो बहुत सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, पहला याद रख लो। और अभी फर्स्ट यूरोपियन बना है फ्रांस, और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो हमारे 75th रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे अब की बार। नेपाल। अभी इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे 75th रिपब्लिक पे चीफ गेस्ट थे। लिखा तो ये भी हुआ है आप लोगों ने, मैंने बताया था जब रिपब्लिक होने के 75 ईयर पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। और फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड हैं। फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में रीयूनियन आइलैंड नाम की एक आइलैंड है जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, और फ्रांस से हमने रफाल फाइटर जेट बाई किए थे। रफाल फाइटर जेट फ्रांस से हमने रफाल फाइटर जेट बाई किए थे। हाँ, में ये भी मिल जाती है। ये दिखने में दसोल्ट दिखेगा, लेकिन दसो बोलते हैं इसको, दसो। ये वो कंपनी है जिसने ये रफाल फाइटर जेट बनाए थे। दसो एक फ्रांस कंपनी है जिसने रफाल फाइटर जेट बनाए थे। ये भी पूछा गया था एक एग्जाम में कि कौन सी कंपनी ने बनाए थे। तो फ्रांस की एक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है। वीर, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? प्रेसिडेंट हो, अभी मत बताओ, उसको पता है तो पता है। हाँ पुलकित, जैसे हाँ, कैसे सिस्टम चलता है, कैसे कंबाइन है? बताओ कमल। भाई इतना ही सुनने पाए उससे, तो बताया तो नहीं सही से। बताओ सौरभ। बताओ। जहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर वो कंट्री के अफेयर को संभालेगा। कौन सी प्राइम मिनिस्टर कंट्री के अफेयर को संभालेगा? इंटरनल अफेयर को। और प्रेसिडेंट जो बाहर फॉरेन अफेयर्स को संभालता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर तो इंटरनल अफेयर्स को देखेगा और प्रेसिडेंट फॉरेन अफेयर्स को देखेगा। तो उसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो फ्रांस के अंदर है। ठीक है, बैठ जाओ। अब भव्या बताएगी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। डेफिनेशन बताओ जो बताई हुई है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसको बोलेंगे। स्टैंड हटा लो। नहीं,
ये तो बताने के लिए है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या है? सर जहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वो सेम, मतलब एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स आर द सेम। ठीक है। एग्जीक्यूटिव आर रिस्पांसिबल गुड। और प्रेसिडेंशियल सेपरेट होते हैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव। हाँ ये बताना था, बैठ जाओ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वेयर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर डिफरेंट। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है वो अलग है, लेजिस्लेचर अलग होंगे। 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे हमने, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर आर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर्स। और कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो भी पढ़ा था, कैसे कैसे वो उन पे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और जहां पे ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेट हैं दोनों, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, बैठ जाओ। तो रीयूनियन आइलैंड है इंडियन ओशियन के अंदर, फ्रांस के। ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूज है रशियन कॉस्मोनॉट से रिलेटेड। इसने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है स्पेस के अंदर, ओलिग कोनिन्गो। तो सिर्फ इसका नाम लिख लेना और इसकी अचीवमेंट क्या है। ही सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस। स्पेस में सबसे लंबा रहने का रिकॉर्ड बनाया है इसने। एक तरह से सेम से ही होते हैं लगभग, वैसे प्रिसाइजली जाओगे तो अलग होगा, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन में समझोगे तो सेम ही। तो हमने पढ़ा था कि स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, बताओ वीर किन किन कंट्रीज का है? रशिया, कनाडा, जापान, रशिया, कनाडा, जापान, यूएसए और चाइना का अपना हाँ चाइना का सेपरेट बताया था। और कौन है? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 कंट्रीज का है, कनाडा, यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देन जापान और रशिया। ये चाइना का स्पेस सेंटर है, स्पेस स्टेशन बोल लो, स्पेस सेंटर बोल लो। तियांगोंग। इंडिया के पास कोई नहीं है, हम बिल्ड कर रहे हैं, 2036 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2036 तक हम बनाएंगे। तो अभी अगर हमें स्पेस में जाना होता है तो हम लोग इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में ही जाते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है वहां पे जाने के लिए इन कंट्रीज से। चाइना का अपना अलग है, तियांगोंग नाम से। डेज तो नहीं पूछेंगे कि कितने लंबे टाइम तक रहा है, तो सिर्फ नाम याद रख लेना आप। रहने दो इसको। नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल ऑन एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये हमने किया भी था पहले। नगोया प्रोटोकॉल, एक तो आपको यही याद रखना है, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। हमने पढ़ा था 1992 में
अर्थ समिट हुई थी, ठीक है, रियो डी जनेरियो में, जो ब्राजील में है। और यहां से 3 कन्वेंशंस बनी थी, UN FCCC और UNCCD और UNCBD। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो हमने पढ़ा था नगोया प्रोटोकॉल और दूसरा कार्टाजीना। तो ये नगोया प्रोटोकॉल जो है इसी से रिलेटेड है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल रिलेटेड था LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, और नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ABS एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, मतलब बायोडाइवर्सिटी से जो कुछ भी अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसको शेयर करेगा, ठीक है। तो कैमरून जो है रिसेंटली इसने एक्सेप्ट कर लिया है अभी नगोया प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो कंट्री का नाम भी याद रख लेना। कैमरून अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। और अभी ब्राजील में रियो डी जनेरियो में G20 समिट चल रही है इस साल की। इस साल की जो G20 समिट है वो ब्राजील में चल रही है। पिछले साल की इंडिया में हुई थी G20 समिट, 2023 में इंडिया में हुई थी और 2024 में ब्राजील में हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी जब यहाँ पे ओवर होगी तो नेक्स्ट लोकेशन डिसाइड होगी कहाँ होगी, तो वो हम पढ़ लेंगे। तो G20 समिट की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20। कब बना था ये, पढ़ा था क्या हमने G20? हाँ, G20 समिट बना था 2008। पहली समिट हुई थी रसिया में, वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC। में 2008 में US में एक क्राइसिस आया था जिसको फाइनेंस क्राइसिस बोलते हैं, 2008 का, 2008 का। वो उसको बोलते हैं US सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। 2008 में पूरे वर्ल्ड में, जैसे 2020 में कोरोना क्राइसिस हुआ था, तो ऐसे ही 2008 में पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। मतलब पूरे वर्ल्ड के जो शेयर मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, वो नियरली मतलब क्रैश हो गए थे एकदम से, ठीक है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक था, जैसे इंडिया में आज के टाइम पे HDFC, ICICI, SBI है, तो इस तरह से एक बैंक था लेमन ब्रदर, ठीक है। तो लेमन ब्रदर बहुत बड़ा बैंक था अमेरिका का, लार्जेस्ट बैंक था उस टाइम पे वो अमेरिका का, ठीक है। वो रातों रात कोलैप्स हो गया था, मतलब रातों रात वो बंद हो गया था, बैंक करप्ट हो गया था। तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। रीजन ये था कि 2000 के अराउंड US में प्रॉपर्टीज में बूम आया था, प्रॉपर्टी मार्केट में। तो वहां पे बैंकों ने सस्ते रेट पे इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर दिया लोगों को प्रॉपर्टी बाई करने के लिए, ठीक है। तो लोगों ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। जैसे एक पर्सन ने लोन लेके ली प्रॉपर्टी, दूसरे को सेल कर दी,
और हायर रेट पे, उसने बैंक से लोन उठाया कि मैं किसी तीसरे को हायर रेट पे सेल कर दूंगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया और लोन लेके प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत स्पीड से बूम कर रहे थे। तो यूएसए में कुछ लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और क्या किया कि उन लोन्स के डेरिवेटिव बना दिए। डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू किसी दूसरी चीज से ड्राइव करता है, इसीलिए उसका नाम डेरिवेटिव होता है। जैसे अगर मैं एक तरह से बोलूं तो इंडियन रुपी भी एक डेरिवेटिव है, वो अपनी वैल्यू ड्राइव करता है इंडियन गवर्नमेंट से। उस कागज की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है? इंडियन गवर्नमेंट की। उस कागज को कहीं सेल करोगे तो आपको पैसे थोड़ी मिलेंगे, उस पर जब तक इंडियन गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि हम देंगे इसकी इतनी वैल्यू। तो डेरिवेटिव ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे से ड्राइव करते हैं, उनके नीचे अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। तो बहुत सारे लोन्स को इकट्ठा करके एक डेरिवेटिव बना दिया और उस डेरिवेटिव को मार्केट में सेल कर दिया। जिसने उस डेरिवेटिव को बाई किया उसने इसलिए बाई किया कि जिन जिन लोगों ने लोन ले रखा है और जो इस डेरिवेटिव का पार्ट है, कल को वो इस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल करेंगे और ज्यादा में सेल होगी, तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी और मैं किसी को डेरिवेटिव और ज्यादा प्राइस में सेल कर दूंगा। तो ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड में वो डेरिवेटिव सेल हो गई, पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स में, क्योंकि यूएसए के डेरिवेटिव्स थे तो लोगों को ट्रस्ट था, उन्होंने बाई कर लिए। तो बहुत सारा पैसा लग गया उन बॉन्ड्स में, एक तरह के वो बॉन्ड्स थे जो डेरिवेटिव होते हैं। तो जब एक फाइनल स्टेज पहुंचा कि आगे प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ पा रहे थे, मतलब जिस पर्सन ने लास्ट में लिया वो अगले को सेल ही नहीं कर पा रहा था, और जिन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा था वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो सडनली एकदम से पता लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। और लेमन ब्रदर्स सबसे आगे था लोन देने में, ठीक है। तो लेमन ब्रदर ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। बैंकरप्ट घोषित करते हुए जिन जिन लोगों ने वो डेरिवेटिव खरीद रखे थे इंटरनेशनल मार्केट में, उन सब ने अपने डेरिवेटिव जितने लोअर रेट पे वो सेल कर सकते थे वो सेल करने स्टार्ट कर दिए। और उन लोगों ने जहां जहां पे भी पैसा लगा रखा था मार्केट में वो सब निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि इन डेरिवेटिव का प्राइस फेल हो रहा है तो बाकी चीजों का भी फेल होगा, क्योंकि ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है। तो वर्ल्ड की सभी मार्केट से एकदम से लोगों ने पैसा निकाल लिया, जिन जिन ने पैसा लगा रखा था, तो सारा वर्ल्ड में मार्केट क्रैश हो गया था। इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, रीजन बीइंग कि हमारे यहाँ पे एक प्रोविजन है कि आप एक टाइम में पैसा लगा कितना भी सकते हो, लेकिन उसको एक टाइम में वापस नहीं निकाल सकते, निकाल धीरे धीरे सकते हो, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि हमारे यहाँ कम पैसा आता है, लेकिन उसका एक बेनिफिट भी होता है कि एकदम से मार्केट क्रैश नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के मार्केट पे इतना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये सिचुएशन आएगी। वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे, काफी माने हुए इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था, तो इस वजह से इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन इसको यूएस हाउस मार्केट कोलैप्स के नाम से भी बोलते हैं और सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस भी बोलते हैं। यूएस का 2008 में आया था, ये वर्ल्ड का एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। वर्ल्ड में ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत कम आए हैं। इससे पहले आया था 1973 में ऑयल क्राइसिस, और उससे पहले आया था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन नाम से एक आया था क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर 1973 में आया ऑयल क्राइसिस, जिसके बाद ओईसीडी बना, जो हमने ओईसीडी पढ़ा, वो ओईसीडी ऑयल क्राइसिस के बाद बना था, ठीक है। और फिर G20 बना, ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, ताकि आगे से कोई ऐसा क्राइसिस ना हो, ठीक है।